हाँ तो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन करने लग रहे थे कि भाई अपने पास वी वर वी हैड स्टार्टेड आवर डिस्कशन कहाँ से कि वी हैव टू गेट अटैच टू कृष्णा, क्योंकि माइंड कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका बस गेटिंग अटैच टू कृष्णा ये था, है ना। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करने लगे थे कि कैसे अटैचमेंट डेवलप किया जाए। तो अटैचमेंट के तरीके हम लोगों ने बेसिकली स्टेप्स देखे थे। तो पहला स्टेप क्या था? नॉलेज। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था? एप्रिसिएशन। और जब नॉलेज सबसे पहले गेन करते हैं फिर एप्रिसिएशन आता है उस चीज के लिए, और फिर हम उस चीज से क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। इस पे हमने लोगों ने चर्चा की थी। फिर हमने कहा था कि नॉलेज गेन करने के कितने स्टेप्स है। तो नॉलेज गेन करने के लिए आवर स्टेप्स वर थ्री, मतलब थ्री वेज टू गेन नॉलेज। उसमें था प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों देख लिए थे पिछली बार। प्रत्यक्ष का मतलब रहता है कि जो हमें लगता है कि भाई ना मुझे जो चीज दिखाई दे रही है वही चीज है। तो फिर हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि जरूरी नहीं है आपको जो दिखाई दे रहा है वो ही हो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और क्या इसमें दिक्कत थी? फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन तो दिखाई नहीं देता है लेकिन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, जैसे हवा दिखाई नहीं देती है लेकिन हवा तो एग्जिस्ट करती है। फिर हमने कहा था कि दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमारे अंदर चार डिफेक्ट्स हैं, हमारी जो सेंसेस हैं उनके अंदर चार डिफेक्ट्स हैं। तो हम लोगों के पास क्या डिफेक्ट्स है कि जो हमारी सेंसेस वो इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट होने के कारण दिक्कत क्या होती है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग बात करें देखने की ही, तो देखने की जो रेंज है वो विबग्योर है। तो विबग्योर के बाहर कुछ भी चीज होगी वो हमें दिखाई नहीं देगी। तो अब अगर मान लो कि कोई चीज हमें दिखाई ही नहीं दे रही तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। विबग्योर के बाहर तो बहुत सारे रीजन्स हैं जहां पे रेज एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि क्यों प्रत्यक्ष प्रमाण उतना इफेक्टिव नहीं है। आप हरदम ये नहीं कह सकते कि जो मुझे दिखेगा मैं उसी को ही मान लूंगा। कारण क्या है उसका? क्योंकि यहाँ पे अपनी सेंसेस जो है उनके अंदर डिफेक्ट्स रहते हैं। क्या क्या डिफेक्ट्स रहते हैं हम लोगों ने बात की थी पहले। दे आर इम्परफेक्ट, और इम्परफेक्ट होने के कारण वो इल्यूजन में आ जाती हैं, है ना। और फिर इल्यूजन का मतलब क्या रहता है? जो नहीं है उसे मान लेना कि वो है, और जो है उसे मान लेना कि वो नहीं है, वो इल्यूजन रहता है। फिर हम लोगों ने इसके ऊपर बात की थी। तो इल्यूजन में आ जाती हैं, फिर इल्यूजन में आके हम लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो तीसरा हो गया कि टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स। और मिस्टेक करने के बाद हम उसको क्या करते हैं? छुपाने की कोशिश करते हैं। तो वो अपना चौथा चीज होगी चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो इनके ऊपर हम लोगों ने बात की थी। ये सारा देखा था हम लोगों ने, चीटिंग प्रोपेंसिटी वगैरह। और फिर उसके बाद हम अगले में आया था अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण मीन्स कि आप एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो किसी भी चीज को। आप सोच रहे हो कि शायद ये है, फिर कि अब उसमें पूरा बढ़ा दे रहे हो आप उसे कि ये हो सकता है। फिर हमने यहाँ पे बात की थी डार्विन की, कि डार्विन ने कैसे ही वो कुछ साल 5 7 10 साल तक आइलैंड पे रहे, और उस आइलैंड पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ कुछ स्पीसीज के बीच में सिमिलैरिटी दिख रही है। और उन्होंने वहां से अपनी तरफ से थ्योरी बना दी जिसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। डार्विन ने कि भाई ऐसे ऐसे इवोल्व हुए हैं। लेकिन उसके अंदर दिक्कत क्या है कि आपने उनको इवोल्व होते हुए नहीं देखा, है ना। आपने तो उनको कभी इवोल्व होते हुए नहीं देखा, क्योंकि इतने शॉर्ट पीरियड में आप देख कैसे सकते हो चीजों की इवोल्व होते हुए। तो वो पहला था। दूसरी चीज कि बहुत सारे ऐसे अभी तक कोई कंक्रीट वो नहीं मिले हैं रिजल्ट्स, कि जब एविडेंसेस को चेक किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि भाई ना अगर मान लो कि हम लोग बंदरों से आए हैं तो पहले बंदर का ही दिखे स्कल, फिर उसके बाद इंसान का ही दिखे, ऐसा नहीं है ना। बीच में कोई ट्रांजिशन भी आया होता तो ट्रांजिशन कोई मिला नहीं है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि ये ट्रांजिशन के ऊपर ये पिल्ट डाउन फ्रॉड, है ना। मैं बताया था आपको कि कैसे एक बंदर का जो उसको एडजस्ट करके रख दिया था कि यही है ना। तो ये हम लोगों ने बात की थी कि कैसे प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण रहता है, मतलब ये अनुमान प्रमाण में गड़बड़ है क्योंकि आप उसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो। और ये आ गया फोर डिफेक्ट्स कीप्स अस इन इल्यूजन। अब उसके बाद हम आते हैं अगली चीज पे।
तो यहाँ पे आता है कि अगर मान लीजिए कि मेरा जो अनुमान प्रमाण है और प्रत्यक्ष प्रमाण है, अगर वो दोनों फेल होने लग रहे हैं, तो मेरे पास क्या रास्ता है ना? तो रास्ता आता है जो शास्त्र बताते हैं हमें, दैट इज शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण का क्या मतलब रहता है? शब्द प्रमाण का मतलब रहता है कि आप उसे सुन के और एक्सेप्ट करने लग रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये सबसे कंट्रोवर्शियल चीज है कि एटलीस्ट ना आप मानते टाइम ना प्रत्यक्ष में आप क्या कह रहे हैं कि मैं खुद ही तो देख रहा हूं, तो मैं खुद ही देख रहा हूं, मैं उसे मान रहा हूं, वो सबसे आसान है। लेकिन यहाँ पे तो आपको क्या बोला गया है? शब्द प्रमाण का मतलब क्या है? कि आप नॉलेज गेन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कि आप सुन के गेन करिए। अब सुन के गेन करने में किसी इंसान को ये लग सकता है ना कि यार ऐसे मैं किसी का कहा क्यों मान लूं, है ना? वो तो गड़बड़ भी कर सकता है, वो तो गलत भी बोल सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है ना? तो अब अगर आप देखेंगे प्रभु, तो सही मायने में हम अपने जीवन में बचपन से लेके और अभी तक जहां तक हम लोग आए हैं, हम लोगों ने हरदम चीजें सुन के ही माननी है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, छोटे से थे जब से, अगर कहीं पे आग जलने लग रही है, तब वो क्या बोला जाता था? आग के पास मत जाओ नहीं तो जला देगी। अब आप एक बात बताओ मुझे कि क्या कभी हमने ट्राई करके देखा कि ना 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 ना, ना ऐसा ही तो है ना, मैं तो जाकर हाथ दे के देखूंगा, जल जाऊंगा तब एहसास होगा कि हाँ जल गया है। ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हम लोग। हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। हाँ, नहीं प्रभु, मैंने। हाँ, तो है ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली मान लेते हैं, और फिर अगर मान लो कि कभी गलती से हमारा हाथ आग में चला जाए, तो हमें फिर उस चीज के ऊपर विश्वास भी हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग अपने बचपन से ही, आप देखिए कोई भी चीज देखिए आप बचपन से, हम हरदम हमने मानी ही है। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जब आप पढ़ने लगे होंगे 8वीं 9वीं में, तो आपको बताया गया होगा कि फिजिक्स के अंदर ये लॉज हैं, मैथ्स के अंदर ये थ्योरम्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम बेसिकली रूट पे गए कि भाई ना जैसे न्यूटन ने किया था मैं भी वैसे एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखूंगा। नहीं, उन्होंने बोला, हमने मान लिया, और उसको मानने के बाद हमने उनको देखा कि उनसे जो एप्लीकेशंस आते हैं वो सही रहते हैं, तो इसका मतलब हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो आप देखेंगे, मान लीजिए कि अभी ना अनिरुद्ध प्रभु हैं, अनिरुद्ध प्रभु डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर को पहले सिखा दिया जाता है कि देखो शरीर के अंदर ये चीज है, ये ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है, ये ऐसे काम करता है। ठीक है? तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये क्या कहेंगे ना, मैं तो अपनी तरफ से ही देखूंगा, एक आदमी आया उसको पकड़ के मार दिया, फिर उसका पेट खोल के देखने लग रहा है, अच्छा ये नस यहाँ से गई, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं किया जाता, हम मान लेते हैं कि हाँ भाई ना ऐसे ऐसे। ठीक है? अब तो पहली चीज अगर हम देखें तो हम सारी चीजों में मानते हुए आए हैं। हम बचपन से ही अपनी लाइफ में वी आर बेसिकली फॉलोइंग शब्दा। हम सुन के और नॉलेज गेन करते हैं, अपना जो मैक्सिमम हिस्सा वो हमने सुन के गेन किया। इसी तरीके से कहावत भी है कि यहाँ पे ऐसा आता है, वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर बट अ फूल लर्न्स फ्रॉम इट। है ना? एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट टीचर है, लेकिन एक मूर्ख उससे समझता है। तो दूसरे इंटेलिजेंट कहाँ से समझता है? दूसरों को देख के समझ जाता है कि अच्छा 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 इसके साथ ऐसा हुआ, मतलब कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो मतलब मुझे दूसरा करना चाहिए। ठीक है? तो ये चीज है कि अब वो जो अपने जिन्होंने भी बल्ब का आविष्कार किया था, तो ही हैड फेल्ड 1000 टाइम्स। फिर तो उन्होंने कहा कि मैं 1000 बार फेल हो गया, तो मुझे पता चल गया कि कैसे बल्ब नहीं बनेगा। लेकिन आप देखिए कि जो उससे बाद में जो लोग आए, क्या आज के दिन जो कंपनीज हैं, क्या वो भी वो 1000 तरीके अपनाती हैं कि नहीं हम भी 1000 बार पहले फेल होंगे, क्योंकि हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे बल्ब नहीं बनेगा। उन्होंने डायरेक्टली क्या कहा कि यार एक बंदे ने बना तो रखा है बल्ब, हम डायरेक्टली उसी को फॉलो कर लेते हैं, उसी को अपग्रेड करते हुए चलेंगे। सो बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स अपनी ज्यादातर जो नॉलेज है, चाहे वो मटेरियल हो स्पिरिचुअल हो कुछ भी, उसको सुन के समझते हैं, है ना? शब्दा के थ्रू ही समझते हैं। अब शब्दा के अंदर सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या हो सकता है? शब्दा के अंदर सबसे बड़ा डिफेक्ट ये हो सकता है कि जहां से आपने सुना, अगर उस बंदे ने ही आपको गलत बता दिया तो फिर गेम हो जाएगा आपके साथ।
फॉर एग्जाम्पल भाई ना, आज के दिन अगर मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो मैं क्लास में पढ़ाने गया। अब अगर मान लो कि भाई बच्चों को मैंने गलत पढ़ा दिया, तो अब वो जब जेई का पेपर होगा, आईआईटी का पेपर होगा, तो वहां पे वो जब कॉन्सेप्ट लगा के आएगा, अगर उसको मैंने गलत पढ़ा के भेजा हुआ है, तो गलती करके आएगा। और गलत करके आएगा तो उसके मार्क्स भी घटेंगे। सो इट मीन्स कि जो शब्दा के अंदर जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है, क्योंकि ये गेन करनी सबसे आसान है ना, इसमें डिफेक्ट भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि भाई ना पहले किसी ने वो सारी चीजें देखी हुई हैं, वो हमें बताने लग रहा है। लेकिन पंगा क्या है, क्या पता उस बताने वाले ने ही गलत बता दिया, तो ये तो बहुत बड़ा डिफेक्ट है। करेक्ट। तो इसलिए जब हम बात करते हैं शास्त्रों की, तो हम हरदम एक बात कहते हैं, वो ये कि भाई नॉलेज रिसीव करनी चाहिए शब्दा के थ्रू, सुनने के थ्रू, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चीज क्लियर होनी चाहिए कि सुन कहां से रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कल मैं इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ था। तो इंस्टीट्यूट में बैठे हुए एक सर मेरे से कहते हैं कि सर आप ये बताइए कि आपको तो भगवत गीता पता है, कर्म योग श्रेष्ठ है, भक्ति वो भगवत गीता के अकॉर्डिंग सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है? मैं बोला कि ना, भगवान तो बोलते हैं भक्ति योग करना चाहिए हमें। बोले नहीं, कर्म योग है। मैं बोला, कहाँ लिखा हुआ है बताओ। तो उठा के ले आए वो वर्ष, कार्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो ठीक है। मगर इसका आगे पीछे कुछ पढ़ा आपने? बोले नहीं। तो मको बस आपको यही वर्ष आता है? बोले हाँ। तो मको फिर भगवान पागल थे जो पूरे के पूरे ना 17-18 अध्याय उन्होंने दिए? तो बोले कि नहीं सर, मतलब कि क्रक्स यही है। मैं कैसे पता चला आपको? तो वो क्या कर रहे, उन्होंने गूगल पे बोला ऐसे, वो करके साउंड का, वो माइक का, और फिर उसमें बोल रहे हैं भगवत गीता के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है। फिर उसमें वो कुछ कुछ लिखा आता है, भगवत गीता एक डिस्कस करती है इनके बारे में, तो अब कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है। बोल सर देखिए। मगर गजब आदमी हो। फिर मैं बोल रहा हूँ उनको, मगर आपके बच्चे हैं? बोला हाँ सर बच्चे हैं। मगर तो आपके बच्चे तो स्कूल तो जाते नहीं होंगे, क्योंकि वो तो गूगल से ही पढ़ लेते होंगे सब कुछ। तो बोले नहीं सर स्कूल में जाते हैं। मगर उनको क्यों स्कूल में भेजने लग रहे हो, गूगल से ही पढ़ा दो उनको तो। बोले नहीं यार सर, मतलब टीचर तो होना चाहिए। उनको हाँ, तो मैं भी वही कहने लग रहा हूँ इतनी देर से, कि आपने जब भक्ति योग के बारे में आपको बात पूछनी थी, तो आपने गूगल से पूछी और उसको मान लिया एज इट इज, है ना। लेकिन जब आपकी खुद की लाइफ में छोटी मोटी चीजों के बारे में बात आती है, तब आप उसके लिए क्या करते हैं? आप उसके लिए प्रॉपरली टीचर होना चाहिए सर जी। सो बेसिकली अगर हम देखें, तो जब भी हम नॉलेज जिससे गेन करने लग रहे हैं, वो एक प्रॉपर सोर्स होना चाहिए, है ना। कोई नहीं तो मन गढ़ंत कहानियां तो कोई भी बना सकता है। आप ना ध्रुव राठी की बैठ के वीडियो देख लो, तो थोड़ी देर में आप भी कन्विंस हो जाओगे कि ना ये है ना, राम ने गलत किया, सीता के साथ गलत किया, ये वो। समझ में? क्योंकि वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन आप अपनी पढ़ाई तो नहीं कर सकते ना, कि भाई ना आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो कुछ पढ़ना है। अब यूट्यूब की वीडियो विश्वास करेंगे? नहीं विश्वास करेंगे। तब सोचो कि जब भी हम लोग आते हैं, अब आप देखो यूट्यूब की वीडियोस के सबसे बड़े स्कैम बताता हूँ आपको। आपको पता होगा कि आज के दिन ना फाइनेंशियल फिन इन्फ्लुएंसर बोला जाता है उनको, इन्फ्लुएंसर। वो क्या करते हैं, वो बेसिकली फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर रहते हैं। वो आपको ना आएंगे, तो आपको बताएंगे कि देखिए ना, क्या आप भी घर बैठे रुपया कमाना चाहते हैं? आप कहेंगे हाँ हम तो वही करना चाहते हैं। तो बोले स्टॉक मार्केट में हम आपको टिप्स देंगे, ये भेजेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको वो काम कैसे करते हैं। वो काम ऐसे करते हैं कि जैसे जो टिप देने वाले रहते हैं ना स्टॉक मार्केट में, मैं उनको बहुत सिंपल सा फंडा मैं आपको समझाता हूँ, हाउ दे वर्क्स। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने पास अ, जैसे अलग अलग वेबसाइट्स पे हम लोग अपने मोबाइल नंबर वगैरह डालते हैं, तो डेटा लीक हो जाता है। तो वहां से वो क्या करते हैं, हमारे मोबाइल नंबर्स की एक्सेस ले लेते हैं। तो लेटेस्ट से उन्होंने 1 लाख लोगों के मोबाइल नंबर्स ले लिए, ठीक है।
तो अब 1 लाख मोबाइल नंबर्स पे वो लोग कॉल करने लगेंगे, उनके जो टेलीकॉलर्स हैं। फिर वो कहेंगे देखिए सर हम आपको टिप्स देते हैं, आप ये स्टॉक्स खरीदेंगे तो आपको फायदा होगा। तो आप कहोगे कि यार ऐसा कैसे मान लूं मैं। तो वो क्या कहेंगे कि ठीक है सर, हम आपको ना 3 टिप्स देंगे, वो 3 टिप्स फ्री रहेंगी। फिर उसके बाद अगर मान लो कि आपको लगे कि उनमें आपको फायदा हो रहा है तो आप हमारा प्लान खरीद लीजिएगा। और आप देखिए 3 टिप्स के अंदर तो आपका मतलब कि जितना हमारा प्लान 1 साल का उतना तो रुपया आप कमा ही लेंगे। तो ये बंदा कहता है बिल्कुल सही है। तो फिर वो क्या करते हैं, उनके पास 1 लाख मोबाइल नंबर्स हैं, तो वो 1 लाख मोबाइल नंबर्स पे अगले दिन 50,000 पे भेजते हैं बाय, एंड 50,000 पे भेजते हैं सेल, कि आप सेल कर दो इस स्टॉक को। और 50,000 पे भेजते हैं कि आप इसे खरीद लो कल। अब उससे क्या हो गया कि जो स्टॉक है उसमें मूवमेंट तो आएगा किसी ना किसी तरफ, तो किसी तरफ लेटेस्ट से वो ऊपर की तरफ बढ़ा। तो जितने लोगों को उन्होंने सेल कॉल दी थी कि आप सेल कर दीजिए, उनको ये उसके बाद फोन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन 50,000 को लॉस हुआ है, और जो बचे हुए 50,000 थे जिन्होंने बाय किया था उस दिन उस स्टॉक को, उनको फायदा होगा क्योंकि प्राइस ऊपर बढ़ गया। फिर वो कहेंगे अब आप इसे बेच दीजिए। तो जो ये 50,000 थे इनको लगा यार कितनी सही बात बता रहा है, बिल्कुल फायदा हो गया। फिर अगले दिन फिर से क्या करेंगे, उन 50,000 को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, 25-25,000, फिर से बेचेंगे कि भाई ना ये स्टॉक को आप खरीद लीजिए, और इनको कह देते आप सेल कर दीजिए। फिर से उसके बाद स्टॉक में हलचल होगी, मान लो कि गिर गया, तो जिन्होंने बेचा उनको फायदा होगा, और जिन्होंने खरीदा उनको नुकसान हो जाएगा, उन वालों को ड्रॉप कर देंगे। तो 25,000 लोग आ चुके हैं, 25,000 में से फिर से आधा आधा किया, 12,500, 12,500 को फिर से अपोजिट कॉल्स दी, हो गया काम। अब आप सोचिए जो ये 12,500 हैं, इन्होंने तीनों पर रुपए कमाए हैं। समझ में आया? कोई तो 12,500 का बैच रहेगा जिसने हरदम क्या किया, रुपया कमाया पिछले तीनों बार। आप सोचो उस बंदे को कितना विश्वास हो जाएगा कि अरे यार ये लोग तो एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, ना इनके कहने से तो बिल्कुल सही हो रहा है। आप देखो इन्होंने 3 बार मुझे बोला, और तीनों बार ना मैंने इनकी बात अगर मैं मान रहा हूं तो देखो मुझे तो फायदा ही फायदा होता जा रहा है। और ये लोग तो रुपया तो कितना ही मांग रहे हैं, ये लोग तो 1,000 रुपया मांग रहे हैं या 2,000 रुपया मांग रहे हैं, इतना तो मैं 1 सेकंड में कमाने लग गया हूँ आजकल। बस खेल खत्म। अगर 12,500 में से 10,000 या 5,000 लोगों ने भी वो प्लान खरीद लिया, तो 5,000 इंटू 1,000, कदम 50 लाख रुपया रहेगा। 6 जीरो आ गई, 5 लाख में 5 जीरो रहते तो 50 लाख रुपया हो गया सीधा सीधा। मैं गलत भी कर सकता हूँ कैलकुलेशन, आप देख लेना, लेकिन आप सोच रहे हैं हो गया काम। 50 लाख रुपया आ गया किससे, बिना कुछ किए हुए। किसको रुपए देने पड़े होंगे? जिससे पहले पर ये नंबर्स जुगाड़े थे, इसलिए तो डेटा लीक किया जाता है, अलग अलग वेबसाइट्स डेटा बेचती रहती हैं। अब आप सोचो कि बैठे बैठाए 50 लाख का फायदा हो गया, अब उसके बाद उनको भेजते रहो कॉल, किसी का चल रहा है किसी का नहीं चल रहा, भाड़ में जाए। ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग कि जो हम हरदम शब्दा पे विश्वास करते आए हैं, हम मानते हैं जब कोई अगला हमें कुछ कहता है, लेकिन उसके अंदर दिक्कत क्या है कि अगर हमें कहने वाला बदमाश निकला है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए जब भी हम शब्दा गेम के थ्रू नॉलेज लेना चाहते हैं, तब हमारा फोकस रहना चाहिए पहले हम जहां से ले रहे हैं उसको जांच करना, वो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स है। वो अगर सही निकला है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आप स्कूल और कॉलेजेस में एक प्रॉपर जगह की जांच करते हैं, मान लो कि आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया, आपका कॉलेज ना यूजीसी वगैरह के थ्रू कहीं पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो क्या ही फायदा उस कॉलेज का, कोई भी फायदा नहीं है। तो सेम चीज है कि जब हम नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं तो हम प्रॉपर सोर्सेज से नॉलेज गेन करें। ऐसे ना करें कि मुझे तो ये लगता है, आपको लगता है वो अच्छी बात हो, आप अपने जीवन पे अप्लाई करिए। लेकिन जब स्पिरिचुअल चीजों में आता है तो हमें बोलने वाला ये कहना चाहिए कि मैंने सुना है, मैंने शास्त्रों से ये सुना है।
है ना। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो शब्दा के अंदर दिक्कत क्या थी? शब्दा के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि भाई अगर जिस जो बंदा आपको नॉलेज देने लग रहा है उसने अगर धोखा कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये शायद ना मेरा वो चला गया, फिर से ज्वाइन कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं। तो जिस हाँ प्रभु। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ प्रभु, शायद हट गया। हाँ वो ही ना, नहीं मेरा ये आरटी गया था, दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये महत्वपूर्ण चीज है प्रभु कि जब भी हम लोग बात करें शब्द प्रमाण की तो जिससे सुन रहे हैं उससे ऑथोरिटेटिवली चेक कर लें कि कहाँ से सुन रहे हैं। है ना। तो अभी अगर हम देखें तो अब क्या करना चाहिए, कहाँ से सुनना चाहिए? तो अथॉरिटेटिव सोर्स से सुनना चाहिए जहां पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अब अथॉरिटी कैसे टेस्ट होती है? तो अथॉरिटी टेस्ट करने के लिए जैसे अपने स्कूल वगैरह में बोर्ड रहता है ना। जैसे अपने स्कूल्स में बोर्ड रहता है, कॉलेजेस का बोर्ड रहता है, उसी तरीके से स्पिरिचुअल नॉलेज को भी गेन करने के लिए बोर्ड्स बने हुए हैं और उन बोर्ड्स को कहा जाता है परंपरा या संप्रदाय, है ना। तो बेसिकली अपने पास अगर हम देखें तो कुल मिला के यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग संप्रदाय हैं। इनमें ये सबका नाम नहीं है, मैं बता देता हूं आपको कि टोटल 4 संप्रदाय हैं। उन चारों संप्रदाय के अंदर नॉलेज डिलीवर करते हैं। मतलब कि जो भगवान थे, भगवान ने जब स्टार्टिंग में जो नॉलेज दी थी वो 4 प्रोमिनेंट लोगों को दी थी, जिसमें चतुष्कुमार आते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी आती हैं, जिसमें ब्रह्मा जी आते हैं, जिसमें शिव जी आते हैं, है ना। तो फिर उनके बेसिस पे उनकी परंपरा शुरू हुई। तो उसमें जैसे कि अभी पूछेंगे कि तो प्रभु जी आप कहाँ से हैं, आप क्या किसी संप्रदाय से परंपरा से? हाँ हाँ मैं। तो जो अपना इस्कॉन है, इस्कॉन ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में आता है। ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय का क्या मीनिंग हुआ कि एक्चुअली जो ब्रह्मा जी को नॉलेज मिली थी, तो ब्रह्मा जी के बाद लाइन में ऐसे जो चलते चलते आए उसमें मध्वाचार्य आए। ठीक है। तो अपनी संप्रदाय का नाम कुछ इस तरीके से, ब्रह्म मतलब कि ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करते हुए, माधव मतलब कि मध्वाचार्य को रिप्रेजेंट करते हुए, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। और गौड़िया का मतलब रहता है जब आप गौरांग महाप्रभु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो मध्वाचार्य थे, मध्वाचार्य से फिर और उनके शिष्य हुए, उनके शिष्य हुए, ऐसे चलते 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 ये प्रभु हट जा रही, पता नहीं बार बार क्यों इसका कनेक्शन छूट जा रहा है। तो एक सेकंड, ये पता नहीं, है ना। तो इस तरीके से प्रभु हम लोग एक प्रॉपर संप्रदाय के अंदर आने लग रहे हैं जो अपना इस्कॉन है। तो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, जैसे आप लोगों ने रामानुजाचार्य का नाम सुना होगा, है ना। तो रामानुजाचार्य वगैरह वो सब साउथ इंडिया में श्री संप्रदाय के अंडर में आते हैं। इसी तरीके से कुमार संप्रदाय है ना। तो अलग अलग 4 संप्रदाय हैं। तो उन चारों संप्रदाय में से हम लोग अपने इसमें ब्रह्मादो गौड़ी संप्रदाय में आते हैं। तो हमें पता रहना चाहिए, नाम पता रहना चाहिए। नहीं तो कल को कोई पूछे कि भाई आप बता दिया लेकिन आप खुद किस में आते हो, तो हमें पता रहना चाहिए कि इस्कॉन इसके अंडर में आता है। अब कि प्रभु जी उसमें भी तो दिक्कत है। मान लो कि भाई आप जिस संप्रदाय में सुनने लग रहे हो उसमें बीच में कोई डिफेक्टिव पीस आ गया, है ना, क्योंकि पहले लिखित में तो रहता नहीं था, पहले लिखित में नहीं रहता था। तो एक से सुना, उसका शिष्य निकम्मा निकल के आ गया। तो शिष्य ने क्या किया, अपनी तरफ से ही 2-4 वर्ष बदल दिए, बोले सोच रहा हूं अपना ही नाम डाल देता हूँ 2-3 जगह पे। तो पता चला उसने नारद मुनि का नाम काट के अपना नाम लिख दिया, वीर नरसिम्हा ऐसे। ठीक है। तो अब सोचा है कि आगे के लोगों को सुनाऊंगा तो अपने नाम से भागवतम सुना दूंगा।
तो लेकिन उसके अंदर भी चेक पॉइंट है, इसीलिए एक संप्रदाय नहीं है, कितनी है? चार। ताकि क्या है, क्योंकि चार संप्रदाय इसलिए बनाई गई है कि भाई एक में गड़बड़ आएगी तो दूसरी वाले से क्रॉस चेक किया जा सकता है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ना कृष्ण भगवान ने ये किया, राम भगवान ने ये किया, अब जाके देखेंगे श्री संप्रदाय में भी रामानुजाचार्य वगैरह वो लोग सेम चीज एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो वहां से भी अगर आप पढ़ के आएंगे तो आप देखेंगे कि उनके भी भागवतम में वो के वो वर्सेज हैं जो अपनी भागवतम में हम लोग यूज करते हैं। तो उससे क्या रहता है, इस तरीके के एक सिस्टम बनाने से चेक पॉइंट बढ़ जाते हैं। अब देखो मतलब कि अगर हम देखें तो अलग अलग गुरु हैं आज के दिन, बहुत सारे, कुछ तो बहुत ही फेमस है ना, उनके मिलियंस में फॉलोवर हैं। लेकिन आप अगर उनसे पूछेंगे कि आप किस संप्रदाय से आते हैं, तो कहते हैं, नहीं हमें अंदर से परमात्मा ज्ञान देने लग रहे हैं। अब हमें क्या पता कि आपको परमात्मा ज्ञान देने लग रहे हैं कि आपका मन आपको ज्ञान देने लग रहा है? ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है ना। भाई मुझे क्या पता। अब प्रभु जी, आप मेरे जीवन को थोड़ी ना आप देखने लग रहे हो। भाई आप लोग तो जस्ट ऑनलाइन आए, थोड़ी सी देर बैठ के सुना चले गए, लेकिन क्या पता मैं अपने ही मन से बातें बना के गा रहा हूं, है ना, वो किसको पता है। तो इसीलिए जब भी हम सुने, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि भाई वो आदमी को, अब मैं कह दूं मुझे भगवान दिखे हैं, अब भाई आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे भगवान दिखे हैं नहीं दिखे, क्या प्रूफ है भगवान दिखे हैं? तो इसीलिए कभी भी हम लोग किसी की कही सुनी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। हम क्या कहते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा गया है वो फिक्स है। अब अगर कोई आदमी उसी के अकॉर्डिंग बोलने लग रहा है तो वो आदमी को हम मान के चलते हैं कि मैं इससे नॉलेज प्राप्त करूंगा। और अगर कोई उसके अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये उसी तरीके का सिस्टम हो गया जैसे अपना, मैंने आपको बताया ना, स्कूल का सिस्टम है कि कोई स्कूल रजिस्टर्ड है क्या, सीबीएसई के अंडर में रजिस्टर्ड है तो उसका ये करिकुलम रहेगा, उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो हमें 12वीं के पास की सर्टिफिकेट मिलेगी। तो ये चीज है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को समझना चाहिए कि जो भागवतम है, जो भगवत गीता है, वो हरदम जब भी हम सुने तो हम एक प्रॉपर सोर्स से सुने, ना कि हम उसको यूट्यूब से सुने। क्योंकि यूट्यूब के अंदर रिस्क क्या है सबसे बड़ा, कि कोई भी बंदा अपने व्यू लाने के लिए कुछ भी बोल सकता है, और व्यू लाने का सबसे आसान तरीका है आप वो बातें बोलो जो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। क्योंकि आप देखेंगे जैसे शिला प्रभुपाद कहते थे ये चीज एक, कि भाई ये शिला प्रभुपाद से डिसाइपल्स ने पूछा कि प्रभुपाद आप ये बताओ कि अपने यहाँ पे ना ज्यादा लोग आते नहीं है, है ना, अपने इस्कॉन मंदिर वगैरह में बहुत लोग नहीं आते हैं, लेकिन और बहुत सारे अलग अलग गुरु वगैरह हैं वहां तो एकदम भीड़ लगी रहती है, लेकिन अपने यहाँ पे उतने क्यों नहीं आते हैं? तो प्रभुपाद उनको बोले थे कि एक्चुअली अगर मैं अपने रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को हटा दूं तो यहाँ पे दुनिया भर की भीड़ आने लग जाएगी। लेकिन प्रभुपाद ने रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कारण क्या है? कारण ये है कि प्रभुपाद अपनी मन की मर्जी से नहीं लगा रहे थे ना रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, कि भाई ना नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये प्रभुपाद नहीं बना रहे, ये भागवतम में लिखा हुआ है ना। फर्स्ट कैंटो 17th चैप्टर में आता है जहां पे परीक्षित महाराज और कली के बीच में बात होती है। कली कहता है, तो परीक्षित महाराज उनको कहते हैं कि अगर कहीं पे ये चार चीजें होने लग रही हो तो आप वहां पे जाके रहने लग जाना। ठीक है, तो बेसिकली जो इस्कॉन में 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं वो इस चीज के लिए बने हुए हैं ताकि हमारे ऊपर कली का प्रभाव ना पड़े, है ना। जहां पे भी चार चीज रहती है वहां पे कली का प्रभाव रहता है। तो अब ये अपनी मर्जी से नहीं बनाए हुए ना, ये शास्त्रों में है, तो हम उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं कि भाई अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल दिया। तो इसीलिए हमें हरदम जब भी हम नॉलेज सुनना चाहते हैं तो हमें एक परंपरा में सुननी चाहिए, बोनाफाइड तरीके से सुननी चाहिए, है ना। देखो आप ये ना भगवत गीता में भी ये वर्ष है, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजयो विदु,
कि ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज कैसे परंपरा में आती है। आपने ये फेमस वर्स सुना होगा ना, मतलब जिसमें कृष्णा कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये नॉलेज मैंने पहले सन गॉड विवस्वान को दी थी। कुछ 1,20,000, कुछ इतने नंबर्स भी बोलते हैं भगवान, कि इतने सालों पहले मैंने सन गॉड विवस्वान को भी ये नॉलेज दी थी। लेकिन फिर उसके बाद समय के प्रभाव के कारण धीरे धीरे उसका डाइल्यूट होती गई, और अभी मैं नॉलेज वापिस से देने लग रहा हूँ। तो बेसिकली हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई भगवान खुद उस परंपरा सिस्टम को, जब भी वो टूट जा रहा है बीच में, तो उसको वापस से एस्टेब्लिश करने के लिए आ रहे हैं। और इसीलिए ये ग्रेट आचार्य आ जाते हैं, जैसे मध्वाचार्य आए। तो मध्वाचार्य ने क्या किया, ब्रह्मा जी के बाद बहुत सारे लोग चलते गए, लेकिन मेटेरियल वर्ल्ड है ना, तो चीजों का धीरे 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 इम्पैक्ट गड़बड़ हो ही जाती है, थोड़ी बहुत। तो फिर एक बड़े स्ट्रोंग आचार्य आते हैं, जो चीजों को फिर से एस्टेब्लिश करके चले जाते हैं। फिर उससे कुछ 5, 7, 10 जनरेशन तक चीजें चलती हैं, फिर से उसके बाद ना एक बार एक आचार्य आते हैं, फिर से एस्टेब्लिश करके चले जाते हैं। तो इसीलिए जो हम लोग सुनते हैं शास्त्रों से, वो हमें बोनाफाइड तरीके से ही सुननी चाहिए, संप्रदाय के अंडर में ही सुननी चाहिए। कोई भी अगर अपना मन के मर्जी से बोल रहा है, तो हमें उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी गड़बड़ कर सकता है ना। तो अब यहां से हम लोग भगवान के बारे में सुनने लगेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि भाई भगवान से बारे में हम अब हियरिंग करेंगे, है ना। तो उसमें 7th अध्याय में अभी भगवान बताएंगे कि भाई मैं कौन हूं, मेरे से क्या क्या मेरी एनर्जीज हैं, ये और वो, ये और वो। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, पहला हम नॉलेज लेंगे, नॉलेज लेने से हमें अप्रिसिएशन जनरेट होगा, फिर उसके बाद अटैचमेंट जनरेट होगा। ठीक है प्रभु। तो आज की क्लास मैं 15 मिनट पहले ही एंड कर दे रहा हूँ। और अभी राहुल प्रभु, प्रभु आप वो ना जो गूगल फॉर्म था अपना, उसको डाल दीजिए डिवोटीज का, ताकि अलग से टाइम ना लगे। 10 क्वेश्चन है प्रभु, 10 क्वेश्चन मैंने उसके अंदर डाले हैं, जो हमने पिछली क्लास में सुना था, जो भी मैंने रिकैप वगैरह करवाया था, जो आज की क्लास में सुना है, इन्हीं के ही ऊपर बेस्ड है वो 10 क्वेश्चन। टिक मार्क है, बस आपको टिक करना है, टिक करके सबमिट कर देना। ऑनलाइन है, गूगल फॉर्म है, आप जैसे जाएंगे लिंक खोलेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, आपकी मर्जी है, आप आज करना चाहें आज कर सकते हैं, कल करना चाहें कल कर सकते हैं। बट ये है कि अगली क्लास से पहले तक हमें उसको कर लेना है। ठीक है प्रभु। तो जब भी आपको टाइम मिले, 10 क्वेश्चन है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, टिक करना है बस। लेकिन टिक में ध्यान रखना, एक क्वेश्चन के आंसर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। मतलब कि वो सिंगल करेक्ट नहीं है, इट इज मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस। तो किसी में सारे भी सही हो सकते, किसी में दो ही सही हो सकते, किसी में एक ही सही हो सकता है। ठीक है। तो जो हमने सुना था उसका फिर हम लोग एक रिकॉर्ड बनाते रहेंगे, ताकि प्रभु जी को भी, क्योंकि सुनीता प्रभु भी ये चाहते हैं कि, क्योंकि जो यूथ रहता है, यूथ समझ सकता है चीजों को, और जब आप इस तरीके से समझते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है। मैं आपको बताता हूँ, परसों जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने मुझे बुलाया। तो बुला के कहते हैं कि सर एक आदमी से मिलवाना आपको। मैं वो बताओ सर। बोले कि ठीक है, तो शाम को आना मेरे पास। मैं वो ठीक है, तो शाम को उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया, और वहां पे मैं गया। तो 2005, 2005 में आईआईटी के दो पेपर होते थे। पहला रहता था स्क्रीनिंग, फिर होता था मेंस। स्क्रीनिंग मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता था, उसमें टिक मार्क होते थे। फिर मेंस में मतलब लिखित में एग्जाम होता था। तो आईआईटी के स्क्रीनिंग में उस बंदे की फर्स्ट रैंक थी ऑल ओवर इंडिया, एंड मेंस में उसकी ऑल ओवर इंडिया फोर्थ रैंक थी, है ना, 2005 में। और उसने मतलब कि इंटरनेशनल ओलंपियाड वगैरह में इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ था। फिर वो आईआईटी बॉम्बे गया 2005 में पास आउट होके, श्रीनिता प्रभु के बैच का टॉपर। मतलब आप ये मान लीजिए, जिस साल श्रीनिता प्रभु आईआईटी में गए थे, उस टाइम उस बंदे की फर्स्ट रैंक आई थी आईआईटी के पेपर में। तो उससे मिलवाया मुझे। वो 2005 में आईआईटी में गया, 2009 में वो पास आउट हो गया आईआईटी बॉम्बे से।
फिर वो स्टैनफोर्ड यूएसए में गया, वहां पे जाके उसने एमएस की, एमएस करके उसने पीएचडी की। एक लाइन में उसने 2014 में पीएचडी कंप्लीट कर दी, और उसके ऊपर कम से कम 10-12 उसको अवार्ड मिले हुए हैं। फिर 2014 से वो वहीं पे ना रिसर्च में लग गया। तो वहीं की यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च करता था, और वो फिर लेक्चरर भी लग गया वहीं पे यूएस में, यूनिवर्सिटी में किसी में। और फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये वो बंदा है ना, हिमांशु असनानी नाम है, बहुत फेमस आदमी है। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, हिमांशु असनानी। और फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ ये बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है, बिल्कुल एकदम सिंपल से कपड़े में, चश्मा लगा हुआ, बाल छोटे छोटे हैं। तो फिर हमारे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, तो अभी ये प्रभु जी हैं और ये वृंदावन में रहते हैं, होगा ये? वृंदावन में रहते हैं, बोले हाँ। फिर वो बताने लगे, वो बोले कि तो प्रभु अभी ना, मैं फिर जब यूएस में था तो शिला प्रभुपाद की बुक्स मिली मुझे, तो मुझे पढ़ के बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसी डायरेक्शन में काम करूं। तो मैं अभी इसी के ही ऊपर काम करने लग रहा हूं। तो अभी उसने 2014 से लेके 2021 तक उसने जॉब वगैरह अपनी की। और क्योंकि वो बहुत तेज आदमी था, उसकी 2 कंपनियां हैं, खुद के स्टार्टअप हैं 2 उसके, और भाई ना उसको पता नहीं अवार्ड ही कितने मिले हुए हैं। तो वो सब कर करा के फिर वो 2021 में फुल टाइम वृंदावन में रहने लग गए, है ना। वो कोटा का है लोकल वो लड़का, और वृंदावन में रहता है, धोती कुर्ता पहनता है, प्रॉपर वाइट में धोती, जैसे प्रभु जी सिनिताय प्रभु ब्रह्मचारी तो सिनिताय प्रभु सैफरन पहनते हैं। उन्होंने शादी नहीं की है, बट वो वाइट में पहन के रहते हैं वृंदावन में। एंड दैट पर्सन ही टोल्ड कि तो अभी ना मैंने वहां पे आके फिर संस्कृत वगैरह भी सीख ली, और संस्कृत वगैरह सीख के अभी मैं भागवतम वगैरह, भगवत गीता, इन सब का अध्ययन किया। फिर उसके बाद मैं और आचार्याज की भी बुक्स का अध्ययन कर रहा हूँ। और बोल कि अब मैं चीजों को सिंप्लीफाई बनाना चाह रहा हूँ, जैसे कि भाई ना जो भी लोगों को अपने शास्त्र हैं वो भाई ना संस्कृत में पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, या फिर उनका ट्रांसलेशन किया हुआ है तो ट्रांसलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं उनको नोवेल फॉर्म में, उस फॉर्मेट में मैं उनको करने की कोशिश करने लगा। हाँ सोच रहे हो, बिल्कुल अम्बल आदमी चुपचाप ऐसे बैठा हो मुस्कुराने लग रहा। मैं सोच के अचंभे में आ गया। फिर फैकल्टीज को भी बुलाया था, फिर हम लोगों ने फैकल्टीज को बुलाया, तो 30 फैकल्टीज के आसपास हमारे आए उस टाइम पे। फिर उन्होंने सबने यही क्वेश्चन पूछा, बोले कि सर आप ये बताओ, जो पूरी दुनिया में हर कोई अचीव करना चाहता है ना, आपने वो सब अचीव कर लिया था, क्योंकि आईआईटी में रैंक 1-2 होना पूरे इंडिया में बहुत बड़ी बात रहती थी, है ना, अभी भी बहुत बड़ी बात है। जो आईआईटी में रैंक 1 लाता है, वो बंदा जब कॉलेज में घुसता है उससे पहले वो 5-7 करोड़ 10 करोड़ रुपए कमा लेता है, पता आपको? कॉलेज में घुसने से पहले, जस्ट किस नाम के कि उसकी रैंक फर्स्ट आई है ना। लोग इंटरव्यू ले लेते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट उसको अपना नाम दिखाने के लिए कह देते हैं कि आप ये कह देना हमने हम आपकी डीएलपी सीरीज ली थी। 10-10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ तो आराम से है। तो आप सोचिए कि जो आईआईटी में घुसा नहीं है, घुसने के बाद तो बात ही अलग है ना। जो पीएचडी वगैरह करते हैं स्टैनफोर्ड वगैरह में, ये इन लोगों को 2-2 ढाई-ढाई करोड़ तो ये स्टाइपेंड के रूप में बचा लेते हैं अपने, है ना। और बाकी की स्कॉलरशिप वगैरह तो अलग ही रहती है। तो अब आप सोचिए कि वो उतना नॉलेजेबल हो के मटेरियल वर्ल्ड में इतना सक्सेसफुल हो के वो बंदा, एंड ना ही इज वर्किंग दैट ना कि मैं भगवत गीता सीख रहा हूँ प्रभु, अभी भागवतम सीखने लगा हूँ। और फिर जब डिवोटीज उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, ही वाज स्पीकिंग आउट द एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम भगवत गीता, भगवत गीता के डायरेक्ट वर्ड सुना रहे थे, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस बहुत शार्प है भाई, इतनी तेज है। तो वो एक बार पढ़ा उनको याद हो गई ये सब कुछ। तो देन ही वाज कोटिंग द एग्जैक्ट रेफरेंस फ्रॉम भगवत गीता की, देखिए शिला प्रभुपाद भगवत गीता में बताते हैं इस जगह पे कि ऐसे ऐसे ऐसे। अब आप सोचो ये बंदा भी शब्दा को फॉलो करने लग रहा है, ही इज ऑल्सो टेलिंग कि शिला प्रभुपाद इज टेलिंग इन दिस प्लेस लाइक दिस। तो मैं जस्ट ये कहने लग रहा हूं कि हमारे पास जो यंग एज रहती है, उस यंग एज में सीखने की क्षमता रहती है, जैसे आप सब लोग हैं हम लोग हैं,
हम इंक्विजिटिव, हम लोग सीख सकते हैं। और सीखने से क्या रहता है ना, आप कभी भी फिर चीजों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आपके पास जवाब रहता है सारी चीजों का, कि ये मैं ऐसा कर रहा हूं तो क्यों करने लग रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास जवाब नहीं है तो फिर वो अंधविश्वास बन जाता है। सो ही हिमसेल्फ वाज टेलिंग कि ना हम लोगों को ओपन रहना चाहिए टू द सर्कमस्टांसेस। और वो वही एग्जांपल ले रहे थे जो मैं हरदम फ्रिक्वेंट लेता हूँ, कि ऐसे नहीं करके चलना है, वी शुड बी ओपन टू द लर्निंग्स। क्योंकि लोग उनसे पूछ रहे थे कि भाई ना आप तो साइंस में थे, स्पिरिचुअलिटी में कैसे आ गए ये रो। सो आई एम टेलिंग कि हम लोग यूथ हैं, हमें ओपन रखना चाहिए अपने दिमाग को। और ये जो हम सीख रहे हैं, इसको अगर आप समझ के अप्लाई करेंगे अपने जीवन में तो बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है प्रभु, तो लिंक डाल दीजिए राहुल प्रभु, या डाल दिया आपने ऑलरेडी? डाल दिया प्रभु। है ना? ठीक है प्रभु। तो उसको अगले वीक तक हम उस टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।